Hello guys, I welcome you all to my YouTube channel Physics for Everyone. So in this video we are going to discuss KVS previous year questions that were related to electrostatics. So हम फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितने भी अभी तक केवीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से आ गए हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एस्पायरेंट्स हु आर गिविंग पीजीटी फिजिक्स केवीएस एग्ज़ाम. ठीक है, तो इससे आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि इलेक्ट्रोस्टैट में से किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं. और ये सब क्वेश्चंस जितने भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी ये कहीं ना कहीं केवीएस में पीजीटी फिजिक्स के एग्ज़ाम में पीछे आ चुके हैं. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं देखें. टू इक्वल चार्जेस आर इनिशियली केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट इन वैक्यूम. ठीक है, तो उसने क्या कहा है कि दो चार्जेस हैं, two equal charges initially kept at certain distance apart in vacuum. Suppose Q दो चार्जेस हैं, D उनके बीच का डिस्टेंस है, उनको हमने वैक्यूम में रखा है. ठीक है, तो अब देखो अभी इस पे फोर्स क्या होगा, K Q स्क्वायर बाई D स्क्वायर फोर्स होगा. ठीक है, अब वो क्या कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज इंक्रीज्ड बाय 50%. Q को हमने 50% इंक्रीज कर दिया. 50% का मीनिंग क्या है, 50/100 इंटू क्यू यानी कि 0.5 Q. तो नया चार्ज क्या आ गया, Q प्लस 0.5 Q यानी कि 1.5 Q. ठीक है, और नया चार्ज कितना आ गया हमारे पास, 1.5 Q. एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम इज इंक्रीज्ड बाय 100%. ये जो D है इसको 100% इंक्रीज कर दिया यानी कि D कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा अब. एंड चार्जेस वर केप्ट इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 9. तो सबसे पहले जो हमने चार्जेस को रखा था वो वैक्यूम में रखा था. अब हमने चार्जेस को कहाँ रखा है, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K जो है वो हमें 9 गिवन है. ठीक है, तो अब देखो फोर्सेस वैक्यूम में जब थे तो क्या था, KQ स्क्वायर बाई D स्क्वायर. फोर्स जो मीडियम में होता है वो क्या होता है, फोर्स वैक्यूम में जो होता है डिवाइड बाय K टाइम्स, जहाँ पे K क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ठीक है, तो यहाँ पे हमने F मीडियम निकालने के लिए क्या किया, सबसे पहले मैं फाइनल जो फोर्स हुआ वो निकाल लेती हूँ फिर हम कंपेयर करेंगे. फाइनल फोर्स जो बाद में बनेगा मीडियम इंट्रोड्यूस करने के बाद वो क्या बनेगा, K Q1 Q2. अब देखो Q क्या हो गया, 1.5 Q. सो 1.5 Q इंटू 1.5 Q. ठीक है, Q स्क्वायर लिख दूँ मैं इसको, डिवाइड बाय, अब डिवाइड बाय क्या होना चाहिए नीचे, डिस्टेंस का स्क्वायर. डिस्टेंस क्या हो गया, 2D. तो 2D का स्क्वायर करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 4D स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, अब हम ये हमारे पास मीडियम में फोर्स निकल के आ गया, ये हमारे पास वैक्यूम में फोर्स गिवन था. अब हम फोर्स मीडियम बाय फोर्स वैक्यूम निकालेंगे. देखो यहाँ से फोर्स इन मीडियम डिवाइड बाय फोर्स इन वैक्यूम. तो मीडियम में हमारे पास क्या आया है, K 1.5 इंटू 1.5 Q स्क्वायर बाय में 4D स्क्वायर. और इसको 9 से डिवाइड भी करेंगे क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 9 दिया हुआ है और फोर्स जब हम मीडियम में निकालते हैं तो वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड होता है. ठीक है, और फोर्स जो वैक्यूम में था वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा D स्क्वायर बाय KQ स्क्वायर. ठीक है, D स्क्वायर से D स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, Q स्क्वायर से Q स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे K से K कैंसल आउट हो जाएगा. तो हमारे पास क्या बचेगा, 15/10 इंटू 15/10, नीचे क्या था 1/9 इंटू 1/4. तो 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा आ जाएगा. यहाँ पे भी 2 और 3 से कैंसल आउट हो जाएगा. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 2 4 और 4 16. तो 1/16 टाइम हमारे पास आया है जब हमने क्या निकाला है, F मीडियम बाय F वैक्यूम. यानी कि अब जो फोर्स था वो क्या हो गया,
1/16 टाइम्स हो गया। तो देखो ऑप्शन में, सो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आएगा, 1/16 टाइम हो जाएगा उसके इनिशियल वैल्यू के। एक बार दोबारा चेक कर लीजिए। देखो इनिशियली उसने क्या कहा है कि दो चार्जेस हमने वैक्यूम में रखे थे, d डिस्टेंस अपार्ट रखे थे। तो वैक्यूम में क्या होता है, k⁴/r²। तो k⁴ उनके बीच का डिस्टेंस d² था, तो मैंने यहाँ पे ले लिया k⁴/d²। उसके बाद चार्ज को 50% इंक्रीज कर दिया, यानी कि चार्ज कितना हो गया, पहले q था तो उसका 50% 0.5q, तो 0.5q ऐड हो जाएगा, 1.5q हो गया। डिस्टेंस 100% इंक्रीज कर दिया, यानी कि d से 2d हो गया वो। और अब हमने चार्जेस को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में रख दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, 9। तो जो मीडियम में हम फोर्स निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, जितना वैक्यूम में होता डिवाइड बाय के जो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो जो वैक्यूम में होता है वो तो k⁴ होता है, डिवाइड बाय के उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो हमने मीडियम में निकाला k, q क्या था 1.5q, तो ये आ गया, और d क्या था 2d का स्क्वायर, और डिवाइड हमने इसको किया यहाँ पे 9 से। ठीक है, नीचे मैंने कर दिया। फिर हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 1/16। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि और आगे मैं वीडियोस डालूँगी इसी में फिज़िक्स की नेक्स्ट यूनिट जो भी PYQs आए हैं यूनिट वाइज में डालूँगी, तो वो जिसको भी नीड है उस तक पहुँच पाए। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा चैनल को, ताकि जो भी बच्चे KVS की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक वीडियो पहुंच पाए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है आप लोगों के पास, 4 इयर्स के बाद आई है, और इस बार वैकेंसीज भी ज़्यादा निकली है लास्ट टाइम से, और कंपटीशन भी इस बार टफ रहने वाला है। तो इस अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो एक आपका पैटर्न बनेगा। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। नाउ देखो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या आया हुआ है यहाँ पे। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब PYQs हैं। ठीक है, तो देखो, द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ईच ऑफ सरफेस एरिया A। ठीक है, प्लेट्स हैं जिनका सरफेस एरिया दोनों का क्या है, A है। इनके बीच का डिस्टेंस जो सेपरेशन दिया हुआ है प्लेट्स के बीच में वो D दिया हुआ है। चार्जेस क्या है, +q एंड -q। ठीक है, प्लेट्स पे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना होगा। अब देखो, एक प्लेट पे चार्ज है पॉजिटिव +q, दूसरी प्लेट पे चार्ज -q है। तो क्या यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, और फोर्स कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, q × E। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, दो प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, σ/2ε0। ये आप सबने पढ़ा है। ठीक है, मैं मान के चल रही हूँ थ्योरी आपकी प्रिपेयर है, उस हिसाब से मैं ये करवा रही हूँ। इफ़ यू वांट थ्योरी लेक्चर्स ऑल्सो यू कैन राइट इट इन कमेंट सेक्शन। तो q σ/2ε0, यहाँ पे सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं, q में a। ठीक है, और 2ε0 साथ में हमारे पास है, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, q²/2ε0 a, q²/2a ε0। देखो कहीं है तो बी ऑप्शन इसका राइट बन रहा है, q²/2a ε0। इतना फोर्स होगा दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं, आप फटाफट से क्वेश्चंस करेंगे। 2 पॉइंट चार्जेस q एंड -2q आर केप्ट r डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, तो दो चार्जेस हैं q एंड -2q, उनको हमने क्या किया, r डिस्टेंस अपार्ट रख दिया, यानी कि r डिस्टेंस पे हमने ये दो चार्जेस रखे हैं। उसके बाद क्या कहता है, अ थर्ड अननोन चार्ज q इज केप्ट एट 3r डिस्टेंस फ्रॉम -2q चार्ज। तो -2q चार्ज ये है, इससे 3r डिस्टेंस पे हमने एक और चार्ज रखा +q। अब वो कह रहा है फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम टू बी 0, q
क्यू की क्या वैल्यू हो कि पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की ज़ीरो बने। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे और वहाँ से हम क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखो पोटेंशियल एनर्जी बनती क्या है यहाँ पे, स्मॉल क्यू चार्ज की वजह से क्या बनेगी, पहले सॉरी पोटेंशियल एनर्जी इन दो चार्जेस के बीच में होगी। पहले ये मैं लिख देती हूँ इसको, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। तो पोटेंशियल एनर्जी ए और बी चार्जेस के बीच में, फिर बी और सी वाले के बीच में, फिर पोटेंशियल एनर्जी सी और ए वाले चार्जेस के बीच में। तो कितनी होगी ए और बी वाले चार्जेस के बीच में, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर। तो के Q1 Q2 बाय आर, तो दोनों चार्जेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2Q² माइनस साइन साथ में है, एक Q एक माइनस Q है, डिवाइड बाय इनके बीच का डिस्टेंस क्या है R। नेक्स्ट B और C के बीच में कितना होएगा, -2KQ इंटू Q डिवाइड बाय इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 3R। नेक्स्ट A और C पे जो चार्जेस हैं, कौन से चार्जेस हैं A और C पे, Q इंटू Q, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, K के साथ मल्टीप्लाई किया और डिवाइड में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या आ रहा है 3R प्लस R 4R। तो ये यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ रही है पूरे सिस्टम की। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। देखो लास्ट की टू टर्म्स में Q और कैपिटल Q है और कैपिटल Q हमें फाइंड आउट करना है। तो जिसमें कैपिटल Q नहीं है उसको मैं राइट हैंड साइड पे लेके जा रही हूँ और पोटेंशियल एनर्जी हमें ज़ीरो करनी थी तो U को मैंने ज़ीरो कर दिया और इस वाली टर्म को इधर सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो क्या होएगा 2KQ² बाय R, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ से मैंने KQ बाय R कॉमन ले लिया तो मेरे पास अंदर बच जाएगा 1/4 माइनस 2/3। ठीक है, यहाँ से देखो K से K कैंसल हो जाएगा, Q से Q कैंसल हो जाएगा, R से R कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा 2Q, दिस विल बी इक्वल टू कैपिटल Q और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -5/12। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कैपिटल Q की वैल्यू आ जाएगी -2Q इंटू 12/5 यानी कि -24Q/5 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -4.8Q। ठीक है, तो जो Q की वैल्यू है वो क्या है, -4.8Q। तो देखो यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आ रहा है, नहीं सॉरी बी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है -4.8Q। तो सिंपल जो क्वेश्चन में बोला है उसे पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप चलो। यहाँ दो चार्जेस हमें बोले थे Q और -2Q, वो हमने रखे R डिस्टेंस पे। थर्ड चार्ज +Q था जो हमने 3R डिस्टेंस पे रखा -2Q चार्ज से। उसके बाद उसने हमें कहा कि पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो करना है तो हमने सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी। पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो करके हमने Q की यहाँ से वैल्यू निकाल दी। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। पोटेंशियल यहाँ पे हमें गिवन है V इज इक्वल टू AXBY² CZ3। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, -dV/dr ये होता है। अगर मैं वेक्टर की बात करूँ तो होगा -dVx/dx i कैप, ऐसी dV/y/dy j कैप। ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा, ऐसे -dV/dz k कैप। कहने का मीनिंग है कि तीनों को x वाले को x के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट कर देंगे, y वाले को y के विद रिस्पेक्ट टू, z वाले को z के विद रिस्पेक्ट टू। अब और साइन देखो तीनों में माइनस का आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा a, हमारे पास x की डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगी तो a i कैप। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, मैच कर लो। और माइनस साइन कॉमन लिया हुआ है तीनों में से तो तीनों बाहर आए हुए हैं। सेकंड वाले में 2by डेरिवेटिव j कैप के साथ,
3z² k कैप के साथ। सो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट होगा, फॉर्मूला ये वाला लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वर मेड n टाइम्स द अर्लियर वैल्यू। ठीक है, इसमें क्या कहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारे पास, ठीक है, और इसके बीच में जो सेपरेशन है यानी कि जो डी डिस्टेंस है नए वाला, वो कितना कर दिया है, अर्लियर वैल्यू के n टाइम्स, यानी कि n टाइम्स कर दिया। सपोज पहले यहाँ पे डी डिस्टेंस था, तो जो नया डिस्टेंस है वो क्या कर दिया, n टाइम्स कर दिया डी के। और उसने बोला एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर व्हेन चार्ज कैपेसिटर्स केप्ट आइसोलेटेड और केप्ट कनेक्टेड टू बैटरी वी वुड गो अप बाय द फैक्टर्स। तो मतलब क्या किया है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक बार तो उसको हमने आइसोलेट करके रखा है अलग से, तो अलग से उस पर कितनी एनर्जी होगी वो निकालनी है। ठीक है, वो कितने टाइम होगी एन की, वो ऑप्शंस में दी हुई है, वो निकालनी है कि कितने टाइम होगी। एक बार हम उसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, फिर देखेंगे कितनी एनर्जी होगी। तो फर्स्ट केस हम देखते हैं कि अगर उसे आइसोलेट रखा है तो क्या होगा। देखो कैपेसिटेंस क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी हो जाएगा। ठीक है, कैपेसिटेंस क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी होता है। अब हमने सेपरेशन को इंक्रीज करके n टाइम्स कर दिया, तो यहाँ पे एन डी आ जाएगा नया जो कैपेसिटेंस होगा। ठीक है, और उसको आइसोलेट करके रखा है तो चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कोई बैटरी से तो कनेक्ट है नहीं वो, तो चार्ज उस पर क्यू है तो क्यू ही रहेगा, तो क्यू कांस्टेंट रहेगा। और क्यू किसके इक्वल होता है, हमारा सी वी के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब नया कैपेसिटेंस C1 है, तो नया पोटेंशियल क्या आ जाएगा, Q/C1, Q/C1 आ जाएगा। तो Q/C1 क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए इंटू एन डी। ठीक है, तो नया हमारे पास पोटेंशियल क्या आ जाएगा, n टाइम्स Q डी बाई एप्सिलॉन नॉट ए। और ये हमारे पास देखो, इसको मैं थोड़ा फर्दर सॉल्व कर देती हूँ, n डी ओवर एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, यहाँ पे सॉरी ऊपर क्यू आएगा, ये मैंने डी को नीचे लेगी मैं, तो ये क्या आएगा, एन टाइम क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ओल्ड कैपेसिटेंस था, तो ये क्या आएगा, एन टाइम्स वी। यानी कि जो नया पोटेंशियल है वो कितना हो गया, एन टाइम्स हो गया ओल्ड पोटेंशियल के। ठीक है, तो जब फर्स्ट केस है आइसोलेटेड वाला, उसमें एन टाइम्स पोटेंशियल हो रहा है। एन टाइम्स किस में हो रहा है, देखो बी और सी ऑप्शन है, तो डी और ए तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, तो अब बी और सी में से चेक करना है। अब सेकंड वाला चेक करेंगे तो पता चल जाएगा कि जब हमने सेकंड केस, जब हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया उसको। अब देखो जब हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा। अब देखो बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो नई कैपेसिटेंस क्या थी हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट ए बाय एन डी आ जाएगी। ठीक है, अब बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो वी चेंज नहीं होगा। ठीक है, वी कांस्टेंट रहेगा, वी कांस्टेंट रहेगा, तो एनर्जी क्या आएगी अब नई वाली, हाफ सी वी स्क्वायर होता है। तो सी क्या हो गया, सी क्या हो गया था, देखो एन टाइम्स डिक्रीज हुआ है, तो सी बाय एन, और वी तो कांस्टेंट रहेगा, तो वी स्क्वायर। तो यहाँ से एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/n ऑफ हाफ सी वी स्क्वायर, जो इनिशियल एनर्जी थी। तो एनर्जी कितनी होगी, 1/n टाइम्स, यहाँ पे सॉरी मैंने पोटेंशियल निकाला है, एनर्जी भी निकालनी थी, तो ये फर्स्ट वाले केस में एनर्जी कितनी होती, हाफ C/n, और v क्या हो गया था, n टाइम्स हो गया था, तो n v का होल स्क्वायर हो जाता। तो यहाँ से हाफ सी वी स्क्वायर, एन स्क्वायर ऊपर है नीचे है, तो एक n कैंसल आउट होता, तो n टाइम्स ई नॉट के इक्वल आता। तो जो फर्स्ट केस है उसमें एनर्जी n टाइम्स आ रही है, और जो सेकंड केस है उसमें एनर्जी 1/n टाइम्स आ रही है। तो देखो n और 1/n, तो यहाँ पे किस में आ रहा है, सी ऑप्शन में आ रहा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमने उसको आइसोलेट, देखो कैपेसिटेंस तो चेंज हुई होगी, अगर डी हमने एन डी के इक्वल कर दिया तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ए बाय एन डी हो जाएगी, यानी कि जितनी इनिशियल कैपेसिटेंस थी
डिवाइड बाय एन हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट केस में उसको आइसोलेट रखा था, आइसोलेट रखा तो जितना चार्ज कैपेसिटर के ऊपर होगा उतना ही रहेगा। तो क्यू कांस्टेंट रख दिया हमने, तो यहाँ से वी निकाल लिया, वी में चेंज आया, वी में चेंज आया, इसलिए एनर्जी में हाफ सी वी स्क्वायर होता है, सी में भी चेंज आया, सी बाय एन हो गया, और वी में चेंज होया एन वी। तो यहाँ से हमारे पास एन टाइम्स ई नॉट आ गया। सेकेंड केस में हमने क्या किया, सेकेंड केस में कैपेसिटेंस तो चेंज हुई है, सी बाय एन हुई है, लेकिन वी कांस्टेंट रहेगा क्योंकि हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। बैटरी से कनेक्ट कर दिया है तो एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इसमें इसके प्लेट्स के अक्रॉस बना रहेगा। तो हाफ सी बाय एन वी स्क्वायर होगा, तो एनर्जी क्या आ गई, 1/n ई नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A cube of side A is kept with two of its faces parallel to zx plane। देखो एक क्यूब है, मैं पहले फिगर से आपको शो कर देती हूँ। एक क्यूब हमने बना ली, ठीक है, और उसको हमने इस टाइप से रखा है, ये क्यूब की साइड ए है, इसको हमने इस टाइप से रखा है कि इसके दो फेसेस तो जेड एक्स प्लेन के पैरेलल हैं। तो मैंने ये एक्स प्लेन रख लिया, ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये जो ऊपर नीचे वाले दो प्लेन है ये एक्स जेड के पैरेलल हो गए। और दूसरा उसने कहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स की डायरेक्शन में है, यानी कि इस डायरेक्शन में है, और कितनी है, सी एक्स 1/3 आई कैप। और इफ़ नियर फेस ऑफ क्यूब इज एट डिस्टेंस x/2, जो नियर फेस है वाई जेड प्लेन के, ये वाई जेड प्लेन है, इसके जो ये नियर बाय फेस है ये a/2 डिस्टेंस पे है, तो टोटल आउटवर्ड फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे देखो, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो जो फ्लक्स आएगा हमारा वो कहाँ से आएगा, एक इस फेस से आएगा फर्स्ट, एक इस फेस से आएगा सेकंड फेस से। ऊपर नीचे और आगे पीछे वाले फेसेस से फ्लक्स ज़ीरो होगा, क्योंकि देखो इसको थोड़ा ऐसे बड़ा करके समझेंगे। ये देखो मैं फेस मार्क कर रही हूँ, अपोजिट वाले करती हूँ, ये 2, ये 3, इसका अपोजिट 4, ये आगे वाला 5 और ये पीछे वाला 6। अब देखो फर्स्ट फेस से अगर मैं देखूं तो फर्स्ट फेस से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, थीटा 180 डिग्री है, तो यहाँ से फ्लक्स आएगा, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, यानी कि ई ए कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू 180 है, तब भी फाई आएगा। यहाँ पे देखो ई इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में है, तो फाई ज़ीरो है, यहाँ पे थीटा ज़ीरो है, सॉरी थीटा क्या है, वो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ई एंड ए, तो ई और ए के बीच में एंगल कितना आ गया, यहाँ पे ज़ीरो आ गया, तो यहाँ से भी फ्लक्स आएगा। इसके अलावा बाकी कोई भी मर्जी फेस देख लो आप, 4 पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, और अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ये दोनों तो परपेंडिकुलर में cos 90, फ्लक्स कितना बन जाएगा, ज़ीरो। ऊपर वाले में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें फिर 90। आगे वाले में देखोगे एरिया वेक्टर आगे की तरफ आ जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ चला जाएगा। तो बाकी सब फेसेस से जो फ्लक्स होगा वो ज़ीरो बनेगा। फ्लक्स ओनली किसकी वजह से हम कंट्रीब्यूट करेंगे, एक तो ये फर्स्ट फेस की वजह से, एक सेकंड फेस की वजह से। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो कैसे। अब मैंने आपको क्यूब का बता दिया, ठीक है, ये ए जो है इसकी साइड है और ये a/2 डिस्टेंस पे पड़ा है यहाँ एक्सिस से। ठीक है, इस वाले फेस पे, फर्स्ट वाले पे और सेकंड वाले पे हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले फाई 1 निकालेंगे फर्स्ट फेस से। फर्स्ट फेस पे मैंने अभी बताया था 180 का एंगल बनेगा, ई इधर की साइड और ए इधर की साइड। तो ई वेक्टर क्या है, फाई क्या होता है, ई इंटू ए, तो ई क्या है, सी एक्स की 1/3 है। ठीक है, गिवन है हमें सी एक्स की 1/3,
तो फर्स्ट फेज के लिए एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, a/2। ठीक है, ये a/2 डिस्टेंस पे है ना यहाँ से, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, a/2। तो a/2 की 1/3। ठीक है, ये हमारे पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। एरिया क्या होगा, क्यूब की जो साइड है वो ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो इसका एरिया कितना बनेगा, a²। ठीक है, तो एरिया हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, a² आ जाएगा। ठीक है, एंगल इनके बीच का 180 है, cos 180 -1 होता है, इसलिए मैंने साइन लगा दिया यहाँ पे माइनस। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, -c 1/2 की 1/3 पावर, और a की 1/3, और 2 क्या हो जाएगा, a की पावर 7/3। ठीक है, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, -c 2 की पावर -1/3 लिख सकती हूँ मैं। ठीक है, और a की पावर 7/3। तो ये हमारे पास आ गया फ्लक्स 1। अब फ्लक्स सेकंड सरफेस से निकालेंगे। सेकंड सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, c x की पावर 1/3। अब यहाँ पे देखो सेकंड सरफेस के लिए x पूरा ये माना जाएगा, तो x क्या हो जाएगा, a + a/2 यानी कि 3a/2। तो c x की वैल्यू क्या आ गई, 3a/2 की पावर 1/3। सी एक्स 1/3 दिया हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 3a/2 की पावर 1/3 आ गई, और एरिया वेक्टर क्या आ गया, a² आ गया। और क्योंकि ई और ए की डायरेक्शन सेम है तो थीटा 0 है, थीटा 0 है तो cos 0 1 आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है। इसको हम सॉल्व कर देंगे फर्दर, तो हमारे पास क्या आएगा, c 3/2 को मैंने 1.5 लिख लिया, 1.5 की पावर 1/3, और a की पावर अगेन 1/3, और 2 क्या आ जाएगा, 7/3। ठीक है, अब देखो φ1 और φ2 हमारे पास है, तो फाई नेट क्या हो जाएगा, φ1 + φ2। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास देखो क्या आ रहा है, c a की पावर 7/3 तो कॉमन आ रहा है, तो 1.5 की 1/3 -2 की पावर -1/3। तो ये हमारे पास फाई की वैल्यू निकल के आ रही है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया हो जो मैंने कराया है। तो यहाँ पे देखो इसमें से ये बनेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी सही आएगा यहाँ पे। ठीक है, सी ए 7/3, 1.5 की 1/3 -2 की पावर -1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। A solid conducting sphere having a charge q surrounded by uncharged concentric conducting hollow spherical shell, the potential difference between the surface of solid। देखो लाइन बाय लाइन चलते हैं। एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर है, ठीक है, ये मैंने लगा दिया सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर, और इस पे चार्ज कितना दिया हुआ है, +q दिया हुआ है। इसको सराउंड कर दिया बाय अनचार्ज कंसेंट्रिक कंडक्टिंग हॉलो स्फेरिकल शेल। ठीक है, इसके बाहर एक स्फेरिकल शेल है, ये अंदर वाला सॉलिड है। ठीक है, अंदर वाला जो है ये सॉलिड है ये पूरा, और ये बाहर वाला जो है ये हॉलो है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फेयर एंड आउटर सरफेस ऑफ हॉलो स्फेरिकल शेल इज v। अब इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल है, यानी कि ये a सरफेस लगा लो, ये b सरफेस, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल है वो कितनी दी हुई है, v दी हुई है। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल होगी कितनी, वो निकाल लेते हैं। देखो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल होगी va - vb। ठीक है, तो a सरफेस पे कितनी पोटेंशियल है, इसका रेडियस, इन्होंने रेडियस दिया हुआ है, देखें एक बार, इन्होंने रेडियस नहीं दिया हुआ है तो हम अपनी मर्जी से ए और बी लेट कर लेते हैं। तो ये ए रेडियस है अंदर वाले का, बाहर वाले का रेडियस बी है। तो वी ए पे क्या होगा पोटेंशियल, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R। तो के ए पे चार्ज कितना है Q, और R कितना है ए के लिए A, ये होगा, माइनस बी पे पोटेंशियल क्या होगा। अब देखो बी जो है, बी हॉलो स्फीयर है, उसके अंदर चार्ज Q है, तो उसके लिए पोटेंशियल क्या होगा, KQ/R। अब बी के लिए R क्या है, B, तो पोटेंशियल क्या आ गया हमारे पास, KQ 1/A - 1/B।
तो इतना पोटेंशियल इन दोनों सरफेसेस के बीच में है, जो हमें किसके इक्वल दिया हुआ है, v के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है ना v के इक्वल, कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर एंड आउटर स्फीयर, यानी कि ए और बीच के बीच का पोटेंशियल v दिया हुआ है। अब वो क्या कह रहा है, इफ़ द शेल इज नाउ गिवन अ चार्ज ऑफ -3q। अब ये बाहर वाले को हम अगर -3q चार्ज दे देते हैं तो नया पोटेंशियल क्या होगा। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, अंदर वाले पे तो q था, ठीक है, बाहर वाले पे कोई नहीं था, लेकिन अब हमने इसको -3q दे दिया। तो अब क्या इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो उसने पूछा है। तो अब देखो क्या होगा। अब ये जो ए सरफेस है इस पे पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। देखो ए सरफेस पे, अब देखो ए सरफेस पे एक तो ये जो क्यू है इसकी वजह से पोटेंशियल होगा KQ/A, और एक -3q की वजह से पोटेंशियल होगा, वो क्या होगा 3KQ बाई, ये कितने डिस्टेंस पे है 3Q A से, B डिस्टेंस पे है तो B, और माइनस साइन के साथ, ठीक है, क्योंकि माइनस चार्ज है ये। तो ये ए पे पोटेंशियल, ए की वजह से पोटेंशियल होगा। अब बी सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, बी सरफेस पे पोटेंशियल देखो, अब बी सरफेस के अंदर चार्ज क्यू है, तो क्यू की वजह से बी सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा KQ/B, और 3Q की वजह से क्या होगा -3KQ में B, यही होगा। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ से VA माइनस VB निकालो, क्या आ रहा है, पहले हमारा VA माइनस VB V आ रहा था, उसने पूछा था चार्ज दे दिया, अब दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आएगा। अब तो देखो क्या आएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये सेकंड वाला तो कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसल आउट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा KQ1/A माइनस 1/B। क्या इतना ही पहले भी नहीं आ रहा था पोटेंशियल, पहले भी सेम आ रहा था, तो पोटेंशियल पहले V था तो अभी भी कितना रहा, V ही रहा। तो पोटेंशियल क्या रहेगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, V ही रहेगा, पहले भी V था अभी भी V रहेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा क्वेश्चन। ये रेडियस का मैं बता देती हूँ, देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R, ठीक है, R क्या है, Q चार्ज का डिस्टेंस, ठीक है, Q जो चार्ज है उसका डिस्टेंस कितना है। तो अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे तो A की वजह से A, B की वजह से B ले रखा है, ठीक है, यहाँ पे देखो A में हमने KQ/A लिखा है, तो ये Q चार्ज की वजह से पोटेंशियल है, तो डिस्टेंस कितना आएगा, यहाँ पे A यूज़ करना पड़ेगा हमें, Q A डिस्टेंस पे है, 3KQ जो 3Q चार्ज है वो B डिस्टेंस पे है A से, ठीक है, तो B डिस्टेंस पे इसलिए B यूज़ किया है। अब सेकंड वाले B शेल के लिए देखो, B शेल के लिए Q अंदर पड़ा है, ठीक है, लेकिन हम पोटेंशियल किस पे निकाल रहे हैं, B सरफेस पे निकाल रहे हैं, बाहर वाले सरफेस पे निकाल रहे हैं, तो इस पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो चार्ज जो भी हो रेडियस कौन सी आएगी, B वाली आएगी, और -3Q तो पड़ा ही B डिस्टेंस पे है तो उसके लिए भी B आएगी। तो थोड़ा ये क्लैरिफाई करना था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ क्या दिया हुआ है, देखो 2 इक्वल नेगेटिव चार्जेस -Q आर फिक्स्ड एट पॉइंट 0A एंड 0 - A, ठीक है, ये दो फिक्स कर दिए, एक पॉजिटिव चार्ज +Q रिलीज किया है रेस्ट से ऑन द एक्स एक्सिस, चार्ज Q विल मूव टू इन्फिनिटी, execute oscillation but not SHM, execute SHM about the origin, move to the origin and remain at rest। तो अब देखो जो ये Q चार्ज है, यहाँ पे -Q है, यहाँ पे Q है, तो ये Q चार्जेस पे ये भी फोर्स लगाएगा F, ये भी फोर्स लगाएगा F, इस डायरेक्शन में आएगा F रिजल्टेंट, और F रिजल्टेंट क्या आएगा 2F cos थीटा, ठीक है, साइन कंपोनेंट तो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, इस वाले का F cos थीटा और इस वाले का F cos थीटा, रिजल्टेंट आ जाएगा 2F cos थीटा। तो 2F ऑफ जो ये F फोर्स है ये कितना होता है KQ1 Q2 बाय R², ये डिस्टेंस मैंने लेट कर लिया x है यहाँ से, तो x² और cos थीटा क्या आ जाएगा, अगर ये एंगल थीटा लिया है मैंने तो cos थीटा क्या आ जाएगा, ये बेस x डिवाइड बाय AQ डिस्टेंस हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो जाएगा √A² प्लस x², ठीक है, इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा।
ठीक है। तो जो यहाँ पे फोर्स आ रहा है वो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स नहीं आ रहा है, कुछ एक्स की पावर नीचे भी पड़ी है। ठीक है, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स नहीं आ रहा है, इसका मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन तो होगा नहीं, एसएचएम ये एग्जीक्यूट करेगा नहीं। इसके अलावा देखो क्या हो सकता है फिर, एसएचएम एग्जीक्यूट नहीं करेगा लेकिन ऑसिलेशंस यहाँ पे होंगी, क्योंकि देखो ये माइनस क्यू, दोनों माइनस क्यू चार्जेस जो हैं वो इक्वल फोर्स लगा रहे हैं इस पे एफ, ये प्लस क्यू को अपनी तरफ खींचेंगे, प्लस क्यू को अपनी तरफ खींचेंगे तो कि क्यू क्या होगा, यहाँ से चल के ये धीरे धीरे यहाँ पे आ जाएगा ज़ीरो पे, लेकिन जब वो यहाँ ओरिजिन पे आएगा उसके पास कुछ स्पीड होगी। ठीक है, उस स्पीड की वजह से वो रुकेगा नहीं, थोड़ा सा आगे चला जाएगा, कितना आगे जाएगा, 2a डिस्टेंस तक जाएगा, और 2a डिस्टेंस पे आने के बाद उसकी वेलोसिटी यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी। जब उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी और ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये दोनों माइनस क्यू चार्ज उस पर दोबारा इधर की डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, जो नेट इधर की डायरेक्शन में लगेगा, तो ये इसको वापस अपनी तरफ खींचेंगे। तो जो चार्ज है, जो प्लस क्यू चार्ज है, वो ओरिजिन के अबाउट ऑसिलेट करने लग जाएगा, लेकिन एसएचएम नहीं होगा क्योंकि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, एग्जीक्यूट ऑसिलेशंस बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ 6 माइक्रोफैरेड इज चार्ज बाय अ बैटरी ऑफ 100 वोल्ट। तो एक 6 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, उसको भाई चार्ज कर दिया हमने 100 वोल्ट की बैटरी के साथ। आप बैटरी ऐसी मत बनाना, ये इसमें लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो बन गई ऐसी। ठीक है, बैटरी का सिंबल तो आप लोगों को पता ही होगा, पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो 6 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर को हमने 100 वोल्ट से चार्ज किया है। तो देखो इन एनर्जी इसमें कितनी होगी, द बैटरी इज देन डिसकनेक्टेड एंड चार्ज, एनर्जी स्टोर्ड इन द कंबाइंड सिस्टम। तो देखो इसमें इनिशियल यहाँ पे एनर्जी कितनी होगी, या कंबाइंड सिस्टम पे निकालनी है तो बाद में ही निकाल लेंगे। तो अभी देखो इनने क्या किया, पहले 6 माइक्रोफैरेड को उसने चार्ज किया 100 वोल्ट की बैटरी से, उसके बाद बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिया, हटा दिया, और जो चार्ज कैपेसिटर था यानी कि 6 माइक्रोफैरेड वाला, उसको कनेक्ट कर दिया दूसरे कैपेसिटर से जिसका चार्ज क्या है, 6 माइक्रोफैरेड है। तो अब उसने कहा है कि एनर्जी कंबाइंड सिस्टम में कितनी स्टोर होगी। अब देखो जब हमने 6 माइक्रोफैरेड वाले को चार्ज किया, सपोज ये क्यू इस पे चार्ज आ गया, प्लस क्यू चार्ज आ गया, ठीक है, और उसको हमने दूसरे वाले चार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया। तो अब क्यू चार्ज था तो अब वो क्यू डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसके पास भी Q/2 हो जाएगा, इसके पास भी Q/2 हो जाएगा बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, और चार्ज अगर हाफ हो गया और कैपेसिटेंस तो सेम ही है, तो V क्या होगा, Q/C, कैपेसिटेंस सेम है। ठीक है, चार्ज हाफ हो गया तो ये V भी हाफ हो जाएगा। तो V पहले 100 वोल्ट था, अब जो नया V हमारे पास बन के आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, जो नया V आएगा हमारे पास वो 50 वोल्ट रह जाएगा। ठीक है, तो अब कंबाइंड सिस्टम की एनर्जी निकालनी है तो हाफ C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, दोनों पैरेलल में हमने जोड़े हैं, पैरेलल में जोड़े हैं ये दोनों, तो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगी कैपेसिटेंस, फर्स्ट की C सेकंड की C। ठीक है, और V स्क्वायर, V 50 हो गया, 50 का स्क्वायर, तो हाफ इंटू 2C 50 का स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसल, C हमारे पास क्या गिवन है हमें, 6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 50 तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 1.5 इंटू 10⁻⁻2 जूल। ठीक है, तो 1.5 इंटू 10⁻⁻2 जूल आ रहा है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टर्निंग अ डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E फ्रॉम मोस्ट स्टेबल पोजीशन टू मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन। तो वर्क डन क्या होता है, स्टेबल से अनस्टेबल लेके जाने के लिए PE cos θ1 माइनस cos θ2, मतलब किसी भी पोजीशन से θ1 से θ2 लेके जाने के लिए वर्क डन इतना होता है। स्टेबल पोजीशन के लिए थीटा की वैल्यू होती है 0 और अनस्टेबल पोजीशन के लिए थीटा की वैल्यू होती है 180 डिग्री। ठीक है, तो PE
cos 0 क्या आ जाएगा 1 माइनस cos 180 डिग्री क्या आएगा -1, तो ये +1 आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 2PE। सो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 2PE। नेक्स्ट देखो, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, द फील्ड विद इन द डाइलेक्ट्रिक हैज़। अब देखो, एक डाइलेक्ट्रिक को जब हम कंडक्टर के अंदर रखते हैं, ये डाइलेक्ट्रिक रखा मैंने कंडक्टर के अंदर, तो ये कंडक्टर पे सपोज ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एक्सटर्नल वाला, तो ये जो डाइलेक्ट्रिक को जब हम इसमें रखेंगे कंडक्टर के अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने आप को इस टाइप से अलाइन कर लेते हैं कि एक इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट आ जाता है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये तो कंफर्म है कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और ई इंड्यूस्ड है, इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, लेकिन ये आपस में कैंसिल नहीं करते। यही फर्क होता है डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर में, हाँ सॉरी, डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर में। तो एक बार हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक को रखा है, डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा, जो ई नेट है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा डाइलेक्ट्रिक के केस में, क्योंकि जो ई इंड्यूस्ड होता है वो जो ई एक्सटर्नल होता है उससे कम होता है। ठीक है, एक्जैक्टली उसके इक्वल नहीं होता। और अगर हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कंडक्टर को रखा है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अपोजिट डायरेक्शन में, वो एक्जैक्टली जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके इक्वल और अपोजिट होता है, कैंसिल कर जाता है, तो ई नेट 0 होता है कंडक्टर के केस में। तो देखो इसमें ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, द फील्ड विद इन द डाइलेक्ट्रिक, जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड होगा यानी कि इंड्यूस जो फील्ड होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, बट डज नॉट एग्जैक्टली कैंसल द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, सही बात है, और कैंसिल नहीं करेगा फील्ड को, ये भी सही है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी भी पढ़ लेते हैं। बाकी क्या है कि सेम डायरेक्शन में होगा, ये तो गलत है, सेम डायरेक्शन में तो हो नहीं सकता, अपोजिट डायरेक्शन में ही होगा। सेम मैग्नीट्यूड का होगा, सेम मैग्नीट्यूड का भी नहीं होता। डाइलेक्ट्रिक में हमेशा जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कम होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो फोर्थ भी गलत है, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, अपोजिट डायरेक्शन में होगा लेकिन नॉट एग्जैक्टली कैंसल द एक्सटर्नल फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, फॉलोइंग क्वेश्चन हैज़ मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमने चूज़ करनी है इसमें से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट उसने बोली है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है किसी पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी वहाँ पे 0 होना चाहिए। तो गलत है, ये तो हमने ऐसे ही पढ़ा हुआ है। स्फेरिकल सॉलिड स्फीयर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है कई बार, या कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, लेकिन वी क्या होता है, कांस्टेंट। तो ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो तो पोटेंशियल भी 0 हो, पोटेंशियल कांस्टेंट हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत आ गया। सेकंड ऑप्शन देखो, इफ़ द पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 0। तो ई क्या होता है, -dV/dx। तो अगर v कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, 0। तो ये सही है। और थर्ड ऑप्शन है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट, ये भी सही है। 4 है, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही बनेगा, BCD। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैंने करा दिया है एक पहले, अभी जो वो 6 माइक्रोफेरेड वाला कराया था सेम वैसे ही है ये। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा नहीं करा रही हूँ। कंसीडर 2 चार्ज आइडेंटिकल कैपेसिटर ए बी, कैपेसिटर ए इस चार्ज, सो मतलब कैपेसिटर फर्स्ट में 8 जूल एनर्जी स्टोर है, उसको डिस्कनेक्ट कर दिया, फिर पैरेलल एक बी कैपेसिटर से कनेक्ट किया, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो ऐसे जब भी हम कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो जो हमारे पास एनर्जी हो जाती है वो पहले की हाफ हो जाती है। तो यहाँ पे 8 जूल है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 4 जूल रह जाएगी। ठीक है, इसको करके देख लेना, हाफ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया ए। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है, इसका प्लेट एरिया ए है, सेपरेशन डी है, और पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में क्या है, V0 है। ठीक है, अब बैटरी को डिस्कनेक्ट करके इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने इंट्रोड्यूस कर दी, जिसकी थिकनेस क्या है, D/2 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। ठीक है, तो अब जो नया पोटेंशियल आ रहा है वो V आ रहा है, तो हमें V और V0 की रेशो बतानी है। ठीक है, तो इसको थोड़ा एक बार यहाँ पे देखते हैं।
देखो पहले हमारे पास क्या था, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, और इसमें क्या है, इसके बीच का सेपरेशन हमारे पास D दिया हुआ था, और इस टाइम पोटेंशियल इनके बीच में क्या था, V0 था, इसका पैरेलल A है, ठीक है, एरिया। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट A/D होगी, इनिशियल कैपेसिटेंस में ले रही हूँ, एप्सिलॉन नॉट A/D होगी, और चार्ज क्या होगा, Q क्या होता है, C0 V0, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये Q/V0 C0 के इक्वल होगा। हमें क्या कंपेयर करना है, यहाँ पे V/V0, तो V0 कंपेयर करना है हमें, तो यहाँ V0 क्या आ गया, Q/C0, ठीक है। तो V0 क्या आ गया, Q/C0। ये तो पहले था जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस नहीं किया। अब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या होगा, देखो अब हमने इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और इसकी थिकनेस D/2 है, ठीक है। अब जो पोटेंशियल, पहले पोटेंशियल कितना था, पहले पोटेंशियल था देखो इसके बीच में V0 था। अब जो पोटेंशियल होगा इसके बीच में वो क्या आएगा, V आएगा, और हमें V और V0 की रेशो निकालनी है। तो अब देखो क्या होगा, जो नया कैपेसिटेंस बनेगा वो कैसे लिखेंगे हम, जो नया कैपेसिटेंस बनेगा, अब देखो यहाँ पे दो कैपेसिटर हो गए, ये एक तो ये डाइलेक्ट्रिक हो गया और एक ये जो वैक्यूम में है ये हो गया। तो सबसे पहले देखो कैपेसिटेंस, ये जो डाइलेक्ट्रिक की वजह से आया है उसकी वजह से कैपेसिटेंस क्या आएगी, K एप्सिलॉन नॉट A/D, D क्या है, D/2 यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगी, 2K एप्सिलॉन नॉट A/D, और एप्सिलॉन नॉट A/D हमारे पास क्या था, इनिशियल कैपेसिटेंस थी, तो 2K C0 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं निकाल रही हूँ C2, यानी कि कैपेसिटेंस, ये वैक्यूम वाला जो स्पेस बच गया इसकी वजह से, तो ये स्पेस कितना है, ये पूरा डिस्टेंस D है, D/2 में डाइलेक्ट्रिक है, तो ये बचा हुआ स्पेस कितना होगा, D/2 होगा। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या होगी, वैक्यूम के लिए K की वैल्यू 1 होगी, एप्सिलॉन नॉट A D/2, तो ये क्या होगी, 2 एप्सिलॉन नॉट A/D, ठीक है, यानी कि 2, और ये इनिशियल कैपेसिटेंस थी C0। अब C1 और C2 दोनों आ गए हमारे पास, और ये जो है ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो C इक्विवेलेंट हमारे पास कैसे निकलेगा, C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, C1 C2 मैंने अभी निकाले, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, 4K C0 स्क्वायर डिवाइड बाई 2K C0 प्लस 2 C0, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये नीचे 2 कॉमन आ जाएगा और ऊपर से कैंसल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2K C0, C0 भी नीचे कॉमन आएगा तो एक कैंसिल हो जाएगा, C0 स्क्वायर है ऊपर तो C0 बच जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, K+1, ये आ जाएगा हमारे पास C इक्विवेलेंट, ठीक है। C1 C2 निकाला, यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, C इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास। अब पोटेंशियल क्या आएगा नए वाले के लिए, देखो पोटेंशियल क्या होता है, Q/ में C, नया C क्या आया, 2K C0 K+1, तो ये क्या आ जाएगा, Q/2K C0 इंटू K+1, और ये आएगा K+1/2K, Q/C0 को मैंने लिख दिया V0, इनिशियल जो हमारे पास था पोटेंशियल, तो V इज इक्वल टू V0, K+1/2K आ गया यहाँ से हमारे पास, तो V/V0 की रेशो ही हमें यहाँ पूछी थी, क्या आ गया, K+1/2K, ठीक है। तो देखो ऑप्शन में कहाँ है K+1/2K, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट बन रहा है। तो एक बार दोबारा देख लो इस क्वेश्चन को, सबसे पहले कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कुछ नहीं था, तो इनिशियल कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A/D थी, ठीक है, पोटेंशियल Q/C0 था। अब जब हमने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया तो दो कैपेसिटेंस हो जाएगी, C1 डाइलेक्ट्रिक की वजह से K एप्सिलॉन नॉट A D/2, और C2 वैक्यूम की वजह से एप्सिलॉन नॉट A/D/2, इनको सॉल्व किया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाली, और पोटेंशियल क्या होगा, Q/C, तो नया कैपेसिटेंस यहाँ सब्स्टिट्यूट करके हमने ये रेशियो निकाल लिया। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the distance between the plates of an isolated charge capacitor is increased by pulling the plates apart.
देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की इसके बीच में डी डिस्टेंस होता है, ये डी डिस्टेंस हमने बढ़ा दिया। उसने यही कहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स इज इंक्रीज्ड। अब इसमें क्या कैपेसिटेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा? देखो सी क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। डी इंक्रीज करेंगे तो सी डिक्रीज करेगा, तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है। सेकंड है डज नॉट इफेक्ट द पोटेंशियल, तो अब पोटेंशियल का भी देख लो। पोटेंशियल क्या होता है, क्यू बाय सी। तो अगर सी पे फर्क पड़ रहा है, सी डिक्रीज हो रहा है, तो वी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ये दोनों गलत होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो टॉर्क एग्जर्टेड बाय फील्ड डिपेंड ऑन, बहुत सिंपल है, टॉर्क किस पर डिपेंड करता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर होता है। तो जब भी ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर होता है, तो ये जो ए वेक्टर होता है ये बी के भी परपेंडिकुलर होता है और सी के भी परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे टॉर्क डाइपोल मोमेंट के भी परपेंडिकुलर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू बोथ फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, पूछा हुआ है कि ई और आर के बीच में ग्राफ बताना है। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सॉलिड चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। ये सॉलिड स्फीयर है, हमें पता है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0 होती है। सपोज इसका रेडियस जो है वो आर है, कैपिटल आर है। तो जब तक आर लेस देन आर होगा, यानी कि देखो बी ऑप्शन यहाँ पे सही बैठ रहा है, जब तक ये देखो आर जो है वो लेस देन आर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है। आर पे एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर होती है, और फिर बाद में क्या होती है, यहाँ पे कोई ये आर डिस्टेंस पे हमने निकालना है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर, उसके बाद डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये ग्राफ है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आएगा। सॉलिड के लिए ग्राफ ये होता है, सॉलिड कंडक्टर स्फीयर के लिए। आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं आप लोगों को क्लियर होंगे। ये सब इलेक्ट्रोस्टैट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं केवीएस में। सो आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस कंटिन्यू करिए अपनी, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो लोग केवीएस के लिए पीजीटी फिजिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन तक ये क्वेश्चंस जा पाएँ। ठीक है, मेहनत मेरी लगी है, लेकिन मेहनत आपकी भी लगेगी इसमें पढ़ने में। एकदम से सॉल्यूशन मत देखिएगा, पहले क्वेश्चंस को पढ़िएगा, खुद निकालने की ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं निकल रहे हैं तो सॉल्यूशन पे आना। ठीक है, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।